नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इस डरावनी कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो पहले उसे जरूर सुने, क्योंकि आज की कहानी उसी की अगली कड़ी है। यह कहानी एक साधारण लड़के रघु की है, जिसकी जिंदगी एक खंडहर जैसी जगह से मिली रहस्यमय किताब के बाद पूरी तरह बदल जाती है। अब उसकी दुनिया में कालविनाशक नाम का एक प्रेत आ चुका है, जो उसे हर वो चीज देने को तैयार है जिसकी इंसान कभी ख्वाहिश करता है। लेकिन कीमत क्या है? आइए आज जानते हैं उस काले साए के साथ आगे क्या हुआ। दोस्तों, मेरा नाम रघु है। दोस्तों, जब मैंने कालविनाशक की उस किताब को आगे पढ़ना शुरू किया तो उसमें आगे लिखा हुआ था कि किस तरह से कालविनाशक की पूजा की जाए और उसे खुश किया जाए। कालविनाशक एक सर्वशक्तिमान प्रेत है जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा करता है और उन्हें अत्यधिक सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाता है। कालविनाशक अपने सभी पूजने वालों की सभी मुरादें पूरी करता है, क्योंकि कालविनाशक ईश्वर से अधिक शक्तिशाली और दयावान है। जो भी व्यक्ति कालविनाशक को प्रसन्न करना चाहता है, उसे अपना अस्तित्व कालविनाशक को समर्पित करना होगा। अपने खून और मांस से कालविनाशक को भोग लगाना होगा, साथ ही एक जीव की भी बलि देनी होगी। फिर कालविनाशक से प्रार्थना करनी होगी कि है प्रेतों के प्रेत कालविनाशक, मैं अपना आज और कल आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी आत्मा और मेरा शरीर अब से आपका गुलाम है। आज से मैं आपकी भक्ति को स्वीकार करता हूं और आपकी शक्ति को नमन करता हूं। इतना कहने के बाद अपनी जो मन की मुराद है उसे कालविनाशक के सामने कहना चाहिए, यानी कि अपने मन की जो भी कोई इच्छा शक्ति होती है उस इच्छा शक्ति को कालविनाशक को बताना चाहिए। इसके बाद कालविनाशक उसकी उस मन की मुराद को पूरी कर देता है। इन सब बातों को उस किताब में पढ़ने के बाद मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि आज तक मैंने कभी भी कहीं पर भी ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा था। उस किताब में लिखी हुई सारी बातें अब मेरे दिमाग में घूमने लगी थी, लेकिन क्योंकि आप लोग भी जैसा जानते हैं कि बचपन में हम सभी का दिमाग काफी ज्यादा चंचल और खोरापाती होता है, इसी वजह से उस वक्त मेरे भी उस चंचल दिमाग में कई प्रकार के विचार आने लगते हैं। और मैं सोचता हूं कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा मांग कर देखूं जिसको यह कालविनाशक पूरा कर पाता है या नहीं। लेकिन मैं यह चीज अच्छी तरीके से जानता था कि जैसा कि इस किताब में लिखा हुआ है कि कालविनाशक को अपनी कोई भी मन की मुराद बताने से पहले कालविनाशक को अपने खून और मांस का भोग लगाना होगा और किसी एक इंसान की बलि देनी होगी। अब अपने खून और मांस का भोग लगाने तक तो सब कुछ मैं कर सकता था, लेकिन किसी दूसरे इंसान की बलि मैं बिल्कुल भी नहीं दे सकता था, क्योंकि इतनी सी उम्र में मैं किसी दूसरे आदमी की जान नहीं ले सकता था। लेकिन फिर भी बार बार मेरे मन में अब उस किताब में लिखी हुई बातें घूमने लगी थीं, जो कि अब मुझे किसी और की जान लेने के लिए भी अग्रसर कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं किसी और की जान लेने के बारे में सोचने लगता हूं तो मेरा एक मन मुझसे कहने लगता है कि अरे रघु, तू पागल तो नहीं हो गया है? आखिर तू अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अपनी मन की चीजों को पाने के लिए किसी और को कैसे मार सकता है? सोच, अगर तेरी तरह ही दूसरा कोई इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए अगर तुझे मार दे तो तेरे को कैसा लगेगा? यही बात सोच उस वक्त मैं मेरे मन से यह विचार निकाल देता हूं और इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ शांत बैठ गया। उस दिन मैंने उस किताब को सिर्फ उतना ही पढ़ा था, क्योंकि अब आगे उस किताब को पढ़ने की मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। पता नहीं आगे उस किताब में और भी ऐसा क्या क्या लिखा हुआ था जो शायद मैं पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मेरा मन उन चीजों के लालच में आ जाता और लालच के चलते पता नहीं मैं कुछ गलत कदम उठा लेता। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इस किताब को आगे नहीं पढ़ूंगा और पहले मेरे मन में सारी बातों का अच्छी तरीके से मनन करूंगा और यह सोचूंगा कि क्या आगे इस किताब को पढ़ना ठीक रहेगा या नहीं। अब सुबह से लेकर शाम तक का तो वह दिन बड़े ही आराम से बीतता है, लेकिन जैसे ही शाम होने के बाद मेरे विराट मामा घर पर आते हैं तो वह घर में घुसते ही मेरा नाम जोर जोर से लेकर चिल्लाने लगते हैं। वह मुझसे कहने लगते हैं कि अरे रघु, तू तो बड़ा ही छुपा रुस्तम निकला, इतना सब कुछ कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। तूने अपने ने विराट मामा को भी बताना जरूरी नहीं समझा। अब उनकी बातों को सुनकर
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से वह मुझसे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन तभी मेरे दिमाग में आता है कि कहीं उनको इस बात का पता तो नहीं चल गया कि मैं रात को चोरी छुपे चांद डाल के उस पुराना महादेव धाम में गया था, या फिर उनको यह तो पता नहीं चल गया है कि मैं वहां से कोई किताब उठाकर लेकर आया हूं। जैसे ही मेरे मन में यह विचार आया तो डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे। उस वक्त मैं सोच रहा था कि अब तो विराट मामा घर में सभी को बता देंगे कि मैं रात को चोरी छुपे उस पुराने से खंडहर नुमा पुराना महादेव धाम के अंदर गया था। और अगर घर वालों को एक बार यह बात पता चल गई तो मुझे इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि आज मेरी काफी अच्छी तरीके से ठुकाई होने वाली है। अब इस तरह की बातें सोच सोच कर उस वक्त मेरे डर का स्तर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डर के मारे मेरे पूरे माथे पर पसीना आ गया था। और अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं इस बा का मेरे विराट मामा को क्या जवाब दूं। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से बिल्कुल अनजान बनने का नाटक करके उनसे यह पूछना चाहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मैं मेरे मन में सोच रहा था कि हो सकता है विराट मामा किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हो, और मैं यह सोच रहा हूं कि उनको वह पुराना महादेव धाम जाने वाली बात पता चल गई है। इसी वजह से धीरे धीरे डरते डरते मैंने उनसे पूछा कि विराट मामा, आप किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे माँ विराट मामा से यह बात कही तो वह मुझसे कहते हैं कि चल चल, ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, तो सब जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। चल मेरे साथ बाहर चल, तुझे बाहर चलकर बताता हूं। जैसे ही विराट मामा मुझसे यह बात कहते हैं तो मेरी तो बुरी तरीके से फट जाती है, क्योंकि मुझे पता था कि शायद बाहर ले जाकर वह बाकी के घर वालों को भी यह बात बताने वाले हैं कि मैं उस पुराना महादेव धाम में गया था और वहां से वो काल विनाशक की किताब उठा ले आया। लेकिन इससे आगे मैं उन्हें कुछ कह पाता, उससे पहले ही वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बलपूर्वक खींचते हुए बाहर लेकर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह मुझे बाहर लेकर जाते हैं तो बाहर जो चीज थी उस चीज को देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और मैं मेरे मन में सोचने लगता हूं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर सच में ऐसा हो सकता है तो फिर मेरे तो जिंदगी में मजे ही मजे होने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही मैं बाहर गया तो मैं देखता हूं कि घर के बाहर एक चमचमाती हुई साइकिल खड़ी हुई है, जिसे आप आसपास के बच्चे काफी घूर घूर कर देख रहे थे। वह साइकिल उस वक्त इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी कि वैसी साइकिल शायद पूरे धौलपुर में भी किसी के पास नहीं थी। पर यह चीज देखकर मैं काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होकर विराट मामा की तरफ देखने लगा। लेकिन तभी मेरे विराट मामा प्यार से मेरे गाल पर एक चाटा मारते हुए मुझसे कहते हैं कि अरे ऐसे क्या देख रहा है, यह साइकिल तेरे लिए ही है। उनकी यह बात सुनकर अभी मेरे चेहरे पर प्रसन्नता के भाव आए ही थे कि तभी अचानक से ही सामने की तरफ से एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वह मुझसे आकर कहता है कि अरे रघु बेटा, बधाई हो तुम्हें। यह साइकिल हमारी ओर से पहली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान आने पर उपहार के रूप में मिली है। अभी मैं उस आदमी से कुछ कह पाता, इससे पहले ही वह आदमी मेरे विराट मामा से कहता है कि आप जरा जाकर उन धौलपुर के बच्चों को साइकिल से थोड़ा दूर कर दीजिए, क्योंकि अगर वह इसी तरीके से उसके साथ उछल कूद करते रहे तो वह जल्दी ही उसे तोड़ देंगे। जैसे ही मेरे विराट मामा उस आदमी के मुंह से यह बात सुनते हैं तो वह मुझे उस आदमी के पास अकेला छोड़कर धौलपुर के उन बच्चों को साइकिल से थोड़ा दूर करने के लिए साइड में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे विराट मामा वहां से साइड में जाते हैं तो वह आदमी मेरी तरफ मुड़कर मुझसे कहता है कि यह साइकिल तुम्हें काल विनाशक ने दी है और मैं चंडाल का ही गुलाम हूं। उन्होंने मुझे स्पेशली तुम्हें यह साइकिल देने के लिए ही भेजा है। लेकिन तभी मैं उस आदमी को अपनी भोली सी शक्ल बनाते हुए पूछता हूं कि मैंने तो उन्हें कभी भी साइकिल के बारे में कोई चर्चा नहीं की, ना ही मैंने उनसे यह इच्छा जाहिर की थी कि मुझे कोई साइकिल चाहिए। हालांकि मैं यह चाहता था कि मेरे पास भी एक साइकिल हो जिससे मैं भी धौलपुर के बाकी के बच्चों की तरह उछलते हुए धौलपुर की गलियों में घुमा करूं। लेकिन जब भी मेरा काल विनाशक से आमना सामना हुआ था तो उस वक्त मैंने कभी भी ना ही तो मेरे मन में यह बात सोची
और ना ही कभी मैंने उनसे यह बात कही कि मुझे कोई साइकिल चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने उस आदमी से बात कही तो वो आदमी मुझे गुस्से से घूरने लगता है। जब वह मुझे गुस्से से घूरने लगता है तो मुझे दिखाई देता है कि उसकी आंखों में क्रोध की एक अजीब सी ज्वाला धधक रही थी। उसकी आंखें उस वक्त गुस्से के मारे काफी ज्यादा लाल हो गई थीं। लेकिन फिर वह आदमी किसी तरीके से अपने क्रोध को शांत करते हुए मुझसे कहता है कि नादान मत बनो, काल विनाशक के उपहार को ना नहीं कहते। तुम कुछ मांगो या ना मांगो, पर काल विनाशक अपने भक्तों के बारे में सब जानते हैं। वो कोई भगवान नहीं जो अपने भक्तों की पुकार को अनसुना कर दे और उन्हें कई दिनों तक ऐसे ही तड़पने पर मजबूर कर दे। उन्होंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है क्योंकि तुम उनके सबसे छोटे गुलाम हो। साथ ही तुम्हें आने वाले समय में अपने अगल बगल में पूरी तरीके से काल विनाशक का साम्राज्य भी स्थापित करना है। अभी तो तुम देखते जाओ, आगे आगे ऐसी बहुत सी ख्वाहिशें हैं जो तुम्हारी पूरी होने वाली है। आखिर तुमने काल विनाशक के अस्तित्व को स्वीकारा है तो इसका उपहार तो तुम्हें ही था। आज से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत हो रही है। काल विनाशक तुम्हारी सभी परेशानियों को खत्म करके तुम्हें सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिशाली बनाएंगे। साथ ही तुम्हारे पास ऐसी किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी जिसकी तुम्हारे मन में चाहत हो। अभी उस आदमी ने मुझसे इतना कहा ही था कि तभी अचानक से ही मेरे विराट मामा उन धौलपुर के बच्चों को मेरी साइकिल से दूर करके वापस वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह वहां पर आते हैं तो अचानक से उस आदमी से मेरी नजर मेरे विराट मामा की तरफ चली ली जाती है। जैसे ही मेरी नजर मेरे विराट मामा की तरफ जाती है तो मेरे विराट मामा मुझसे कहते हैं कि अरे वह भाई साहब कहाँ चले गए अभी। मैं मेरे विराट मामा से यह कहना ही चाह रहा था कि यहीं तो है, लेकिन जैसे ही मैंने यह बात कहने से पहले दूसरी तरफ देखा तो मैं देखता हूं कि वह आदमी अब अचानक से ही पता नहीं वहां से कहां गायब हो गया है। वह मुझे आसपास में दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर उस आदमी के जाने के बाद मैं उस साइकिल के पास जाकर उसको गौर से देखने लगता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि असल बात तो यह थी कि साइकिल की ख्वाहिश तो मुझे भी बहुत पहले से थी। अपने दोस्तों पर रोब जमाने के लिए मैंने कई बार माँ और पिताजी से साइकिल के लिए कहा था, परंतु मेरे पिताजी एक साधारण से टीचर थे और उनकी कमाई इतनी ज्यादा नहीं थी कि वह घर के खर्चों को उठाने के साथ साथ मुझे एक साइकिल भी दिलवा सके। लेकिन उन्होंने मुझसे यह कहा था कि मैं तुम्हारी साइकिल के लिए थोड़ी थोड़ी सेविंग कर रहा हूं और जब वह तुम्हारी साइकिल लेने के लायक हो जाएगी तो उस वक्त मैं तुम्हें साइकिल जरूर दिलवाऊंगा। लेकिन अब वह साइकिल मुझे मिली भी तो काल विनाशक के हाथों। अब कहीं ना कहीं मेरा मन काल विनाशक के बस में हो रहा था क्योंकि मैं काल विनाशक के इस उपहार से पूरी तरह से उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। काल विनाशक से साइकिल उपहार में लेने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी। पूरे धौलपुर में मेरे ठाठ एकदम से बढ़ गए थे। आसपास के बच्चे तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई राजकुमार हूं और वो एक साइकिल ना होकर एक बहुत ही सुनहरा और तगड़ा घोड़ा हो जिसकी सवारी मैं धौलपुर की गलियों के बीच से कर रहा था। अब जल्दी ही यह खबर मेरी माँ और पिताजी तक भी पहुंच गई थी कि रघु ने पहेली प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करके उपहार के रूप में एक साइकिल हासिल की है। जैसे ही उन्हें यह बात पता चली तो उन्हें मुझ पर काफी ज्यादा गर्व था। लेकिन असल में वो साइकिल मुझे कहां से मिली थी इस बात को तो सिर्फ मैं ही जानता था। लेकिन चाहे जहां से भी मिली हो, पर उस वक्त मेरा मन काफी ज्यादा खुश था और अब मैं मेरे ननिहाल से वापस अपने घर जाना चाहता था ताकि मैं अपनी माँ को भी वो उपहार दिखा सकूं। उनके पास जाकर उनके साथ काफी खुशी खुशी से रहना चाहता था। लेकिन उसी दिन रात को सोने के बाद मुझे फिर से वही सपना आया और मैंने एक बार फिर से अपने आप को काल विनाशक के उसी खंडहर नुमा पुराना महादेव धाम में पाया। उस वक्त मेरी आंखों के सामने काल विनाशक अपने उस आसन पर बैठा हुआ था। उसके पास वही आदमी खड़ा हुआ था जो मुझे साइकिल देने के लिए आया था। लेकिन इस बार उस आदमी के सिर पर तो छोटे छोटे काले सिंग लगे हुए थे। साथ ही उसकी कमर पर 2 काले पंख भी लगे हुए थे जैसे कि बिल्कुल काल विनाशक के शरीर पर लगे हुए थे। जैसे ही मैंने अपने आप को काल विनाशक के सामने पाया
तो मैं उसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि काल विनाशक ने मुझे पिछली बार कहा था कि जो कोई भी मेरी गुलामी स्वीकार करता है उसको मेरे सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा रहना होता है। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कब मैंने अपने हाथ उसके सामने जोड़ दिए और कैसे मेरा सिर उसके आगे झुक गया, क्योंकि मेरा मन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर अब एक लालच आ चुका था और वह लालच ही मुझसे यह सब कुछ करवा रहा था। तभी काल विनाशक अपने उस आसान से उठकर मेरी तरफ आता है और उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझसे कहा, कैसा लगा तुम्हें? मेरा उपहार उम्मीद है तुम्हें पसंद आया होगा। कल तुम वापस अपने घर जा रहे हो, लेकिन यह मत सोचना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। तुम्हारे धौलपुर में भी जो तुम्हारा स्कूल है, उस स्कूल के पीछे आम के बाग में तुम्हें मेरा यही पुराना महादेव धाम मिलेगा। लेकिन उस पुराना महादेव धाम को सिर्फ तुम ही देख पाओगे, तुम्हारे अलावा मेरे उस पुराना महादेव धाम को वहां पर कोई भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे छोटे गुलाम हो और इस संसार में मेरा साम्राज्य फैलाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। इसीलिए तुमने मेरी किताब में मेरी पूजा करने के बारे में जो पढ़ा था उस पर अमल करने की तुम्हें अभी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम सिर्फ अपनी आंखें बंद करके अपने मन में मेरा नाम लेकर मांग लेना। जैसे ही तुम उस चीज की आंखें बंद करके मुझसे इच्छा जाहिर करोगे तो कुछ ही समय बाद वह चीज तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। अब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने वाली है, क्योंकि मैं काल विनाशक तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। तुम हमेशा मेरी छत्र छाया में रहोगे। जो चीज तुम्हें तुम्हारा भगवान नहीं दे सकता वह चीज तुम्हें मैं दूंगा। तुम्हारी सिर्फ एक पुकार पर इस संसार को तुम्हारे कदमों में झुकाने का दायित्व अब मेरे कंधों पर है। लेकिन इसके बदले में तुम्हारे जीवन का पूरा अस्तित्व, यहां तक कि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी भक्ति, यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरी होनी चाहिए। लेकिन जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हें इस बात का मौका दूंगा कि तुम मुझे यानी कि काल विनाशक को प्रसन्न करो। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा काम करना होगा जो शायद तुमने अपने जीवन में ना ही तो किया होगा और ना ही कभी करने की सोची होगी। लेकिन उस दिन तुम्हें वह काम काल विनाशक के लिए करना ही होगा। इसके बाद काल विनाशक बगल में खड़े हुए बिल्कुल अपनी तरह ही दिखने वाले उस आदमी की तरफ इशारा करके मुझसे कहता है कि तुम तो इससे पहले मिल ही चुके हो। इसका नाम भैरव असुर है और आज से यह हमेशा ही तुम्हारी सेवा में हर पल तुम्हारे साथ हाजिर रहेगा, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखेगा। साथ ही तुम्हें काल विनाशक की दुनिया के नए नियमों के बारे में भी जानकारी देगा। इसके बाद काल विनाशक मुझसे कहता है कि अब तुम तुम्हारे घर की तरफ जा सकते हो। मैंने सिर्फ तुम्हें यही बातें बताने के लिए यहां पर बुलाया था। जैसे ही काल विनाशक ने मुझसे यह बात कही तो एक पल के लिए मेरी आंखों में एक अजीब सी जलन होती है, और जैसे ही वह जलन होती है तो मैं अपने हाथों से अपनी आंखों को मसलने लगता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंख को मसलकर फिर से खोला तो मैं अपने आप को अपने ही कमरे के बिस्तर पर पाता हूं। लेकिन क्योंकि अब यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, इसी वजह से जैसे ही यह चीज हुई तो मैं ज्यादा चौंका नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि काल विनाशक ने ही मुझे उस पुराना महादेव धाम में बुलवाया था। लेकिन तभी मैं लेटे लेटे ही सोचने लगता हूं कि काल विनाशक ने तो मुझसे कहा था कि वह 2 सिंह और काले पंखों वाला आदमी हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन मुझे तो अब वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। पर उस वक्त मैं अपने दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने लगता हूं कि शायद काल विनाशक ने मुझे उसका कुछ नाम बताया था, लेकिन वह नाम इतना ज्यादा अजीब और नया था कि उस वक्त मैं उस नाम को भूल गया था। और काफी ज्यादा दिमाग पर जोर देने के बावजूद भी मुझे उस आदमी का वह नाम याद नहीं आ रहा था। जब काफी देर तक जोर देने के बाद भी मुझे वह नाम याद नहीं आया तो फिर मैं सोचता हूं कि छोड़ो, बाद में याद कर लूंगा। और यही बात सोचकर मैं अपने बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर चला जाता हूं। उस दिन नहा धोकर मैं अपने निहाल से अपने घर के लिए रवाना हो जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने मौसी का धौलपुर से निकला तो वहां से कुछ ही दूर आने के बाद मुझे यह महसूस होता है कि
एक अजीब सा काला साया लगातार मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने उस काले साए की तरफ गौर से देखा तो मुझे दिखाई देता है कि वह काला साया धीरे धीरे उसी आदमी की आकृति में बदलता जा रहा है जिस आदमी के बारे में मुझे काल विनाशक ने कहा था कि यह हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगा। अभी मैं उस तरफ गौर से देख ही रहा था कि तभी वह आदमी वहां पर हाजिर हो जाता है और मुझसे कहता है कि काल विनाशक की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आज से यह भैरव असुर हमेशा तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर रहेगा। जैसे ही उसने मुझसे यह बात कही तो मुझे याद आता है कि हाँ, काल विनाशक ने मुझे इसका नाम तमसा असुर ही बताया था। अब मैं तमसा असुर के साथ अपनी साइकिल को हवा से बातें करवाता हुआ जा रहा था, यानी कि काफी तेज गति से जा रहा था। लेकिन तभी मैंने देखा कि सामने रास्ते पर एक पेड़ गिरा हुआ है। उस वक्त मैं साइकिल से जा रहा था, इस वजह से उस पेड़ के बीच रास्ते में गिरे हुए होने के कारण अब उस रास्ते से आगे की तरफ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लेकिन तभी मुझे पीछे से छांट डाल के उस गुलाम की आवाज आती है कि हमको जंगल के रास्ते से चलना चाहिए। एक पल के लिए जंगल का नाम सुनकर तो मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि अब तो काल विनाशक मेरे साथ हैं, इसलिए मुझे डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि काल विनाशक के होते हुए कोई भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब इस कहानी को सुनते हुए जो बात आपके दिमाग में आ रही है, उस वक्त मेरे दिमाग में भी वही बात आती है। यानी कि उस वक्त मैं सोचता हूं कि काल विनाशक के पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, तो जंगल के रास्ते से जाने के बजाय अगर यह इस सड़क के बीच में पड़े हुए इस पेड़ को ही साइड में हटा दे तो मैं सीधा इसी रास्ते से जा सकता हूं। इसी वजह से मैं काल विनाशक के उस गुलाम तमसा असुर को कहता हूं कि तुम इस पेड़ को ही इस रास्ते के बीच से हटा दो, हम इसी रास्ते से आगे चलेंगे। लेकिन पता नहीं मेरे द्वारा यह बात कहने के बावजूद भी वह मुझसे काफी गुस्से में कहता है कि हम इस रास्ते से आगे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जंगल के रास्ते से ही जाएंगे। तो मैं उससे कहता हूं कि ऐसा क्यों? तो वह मुझसे कहता है कि काल विनाशक की दुनिया का यही नियम है और तुम्हें काल विनाशक की दुनिया का हर नियम मानना होगा। काल विनाशक ने मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशों को ही पूरा करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि तुम्हें हर पल काल विनाशक की दुनिया के अलग अलग से अवगत करवाने के लिए भी भेजा है। और आज यहीं से काल विनाशक की दुनिया के नियमों के बारे में जानने की तुम्हारी शुरुआत हो रही है। इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूं, चुपचाप वैसा ही करो और जंगल के रास्ते से चलो अब, क्योंकि वह काल विनाशक के द्वारा मेरे साथ भेजा गया उसका उपासक था। इसी वजह से मैं उसकी बात को टाल भी नहीं सकता था। इसके बाद मैंने अपनी साइकिल को घुमाया और अब जंगल के रास्ते से आगे की तरफ जाने लगा। लेकिन वो जो जंगल का रास्ता था वह काफी ज्यादा उबड़ खाबड़ था। इसी वजह से थोड़ी ही दूर आगे चलने के बाद जब मुझसे वह साइकिल चलाना काफी ज्यादा कठिन हो गया तो मैं साइकिल से नीचे उतरकर अब पैदल ही साइकिल को पकड़कर उस जंगल के रास्ते से जाना शुरू कर देता हूं। अभी मैं अपनी साइकिल को पकड़कर जैसे ही जंगल के थोड़ा बीच में पहुंचा तो चलते चलते अचानक से ही मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे वह काला साया अब मेरे पीछे से हट गया है, यानी कि काल विनाशक के द्वारा भेजा गया वह आदमी अब मेरे के साथ मेरे पीछे पीछे नहीं आ रहा है। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ तो मैं अचानक से पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ पलट कर देखता हूं तो मेरा यह शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उस वक्त वाकई में वह मेरे साथ वहां पर नहीं था। जैसे ही मुझे इस बात का यकीन होता है तो मैं मेरे मन ही मन में सोचता हूं कि चलो अच्छा है, कुछ देर के लिए तो उस राक्षस से मेरा पीछा छूटा, वरना पता नहीं आगे भी वह मुझे गुस्से में कहां कहां से जाने के लिए कहता। और अब क्योंकि मैंने काल विनाशक की गुलामी स्वीकार कर ली थी तो मैं उसे मना भी नहीं कर पाता। अभी मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ही मुझे मेरे पीछे की तरफ से छप छप की आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर किसी के मांस को चबा चबा कर खा रहा हो। अब क्योंकि उस वक्त तक मैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच पहुंच चुका था और वहां उस जंगल में उस वक्त काफी ज्यादा अंधेरा भी था। मैं चारों तरफ से जंगल के लंबे लंबे और ऊंचे ऊंचे पेड़ों और कटीली झाड़ियां से घिरा हुआ था। मुझे अपने अगल बगल में ज्यादा दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
इसी वजह से जैसे ही मुझे वह आवाज आती है तो उस वक्त मेरा दिल काफी जोर से धड़कने लगता है। उस वक्त डर के मारे मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल मेरी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। उस वक्त जैसे ही मुझे मेरे पीछे से वो छप छप की आवाज सुनाई देने लगती है तो उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर जाता हूं कि मेरे अंदर उस वक्त इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे की तरफ पलटकर यह भी देख सकूं कि वह आवाज कहां से आ रही है और किस चीज की आ रही है। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से हिम्मत करके डरते डरते धीरे धीरे पीछे की तरफ देखा। जैसे ही मैं पूरी तरीके से पीछे की तरफ पलटा तो मुझे दिखाई देता है कि अब मेरे पीछे की तरफ से काल विनाशक के द्वारा भेजा गया वह राक्षस यानी कि तुम सासुर ही आ रहा था। लेकिन उस वक्त उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी और डर के मारे मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे, क्योंकि उस वक्त उसके हाथों में किसी जानवर की कटी फटी सी लाश थी जिसे वह उस रास्ते से घसीटते हुए लेकर आ रहा था। लेकिन उस वक्त उसके हाथों में उस जानवर का सिर था जिसे वह चबा चबा कर खा रहा था। इतना सब कुछ देखते ही मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी और डर के बारे में वहीं बेहोश होकर गिर गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को अपने घर के बाहर पाता हूं। दरअसल मेरे घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा था और मैं उसी बगीचे में बेहोश पड़ा हुआ था। उस वक्त वह काल विनाशक यानी कि भैरव असुर मेरे बगल में बैठा बैठा मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूर घूर कर देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसे दिखाई देता है कि मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं होश में आ गया हूं तो वह मुझे कड़कती हुई आवाज में कहता है, तुम्हें इन सब की आदत डालनी पड़ेगी, यही हम लोगों का खाना है। और अब जब मैं तुम्हारे साथ आ ही गया हूं तो तुम्हें मेरे लिए इन सब का बंदोबस्त भी करना होगा, यानी कि तुम्हें मेरे लिए खाने की व्यवस्था करनी होगी। पर मैं खाने में यही सब चीजें खाता हूं। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलो अब उठो यहां से। अब तुम्हारे घर में भी मैं हर वक्त तुम्हारी परछाई बनकर ही तुम्हारे साथ साथ रहूंगा और हर वक्त अपने पीछे वो काला सा साया देखकर डरा मत करो, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही रहता हूं। अब उस वक्त होश में आने के बाद भी मैं थोड़ा बहुत डरा हुआ था। इसी वजह से उस वक्त मैं उससे कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझता हूं और उठकर चुपचाप अपने घर की तरफ चलने लगता हूं। मुझे घर की तरफ आता हुआ देखकर दूर खड़ी मेरी माँ काफी ज्यादा खुश हो रही थी। जैसे ही मैं उनके पास गया तो उन्होंने सबसे पहले तो मेरी आरती उतारी और फिर उसके बाद मेरी साइकिल के सामने एक नारियल फोड़कर मुझे घर के अंदर आने को कहा। उस वक्त इतने दिनों बाद अपनी माँ से मिलकर मैं काफी ज्यादा खुश था। अभी मैं अपनी माँ के पास अपने कमरे में बैठा बैठा उन्हें मेरी साइकिल के बारे में बता ही रहा था कि तभी मुझे बाहर की तरफ से मेरी चाची के लड़के नील की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही मुझे और मेरी माँ को नील के चीखने की आवाज सुनाई देती है तो हम दोनों भागते हुए बाहर की तरफ जाते हैं। जैसे ही मैं और मेरी माँ भागते हुए बाहर आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि मेरी वो भारी भरकम साइकिल नील के ऊपर गिरी हुई थी। तभी मेरे चाचा भागते हुए वहां पर आए और वह नील के ऊपर से उस साइकिल को उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी उनसे वह साइकिल के ऊपर से नहीं उठाई जा रही थी। अभी एक तरफ यह सब कुछ चल ही रहा था कि दूसरी तरफ मेरी दादी अचानक से बोल पड़ती हैं कि कैसी मनहूस साइकिल है, अभी अभी आई है, और आते ही घर में क्लेश कर दिया। इसके बाद वह मेरी माँ की तरफ आंखों से इशारा करके कहती हैं कि देख रही हो अपने बेटे की करतूत, कैसी मनहूस साइकिल लेकर आया है। अरे इसने तो आते ही मेरे पोते को मार दिया। अरे कोई तो बचाओ मेरे पोते को। अब उस वक्त घर में बाकी किसी सदस्य को वो चीज दिखाई देती या नहीं देती, लेकिन उस वक्त मुझे साफ दिख रहा था कि जब नील के ऊपर वो साइकिल पड़ी हुई थी तो उस साइकिल के ऊपर वो काल विनाशक यानी कि तमसा असुर बैठा हुआ था। अब ऐसे में तमाशासुर के वजन को तो घर में कोई भी सदस्य नहीं उठा सकता था, लेकिन उस वक्त मुझे तमसा असुर की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मेरे चाचा के लड़के नील की जान लेने को उतारू हो रहा हो। लेकिन तभी मैंने आंखों से इशारा करके तमाशासुर को साइड में हटने को कहा और वह मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए
उस साइकिल के ऊपर से साइड में हट गया, लेकिन अभी मेरे जो चाचा थे वह काफी देर से उस साइकिल को अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर जोर से उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह साइकिल टच से मश नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही उस साइकिल के ऊपर से तमसासुर साइड में हट जाता है तो वह साइकिल एक झटके में ही उठ गई, जिसकी वजह से झटके के साथ मेरे चाचा उस साइकिल को पकड़े पकड़े ही पीछे की तरफ गिर गए और वह साइकिल उनके ऊपर गिर गई। जैसे ही यह चीज हुई तो मुझे थोड़ी सी हंसी आ जाती है, लेकिन उस वक्त मुझको अपने चाचा के ऊपर साइकिल गिरने के बाद हंसता हुआ देखकर मेरी दादी मुझे काफी ज्यादा गालियां निकालने लगती हैं और मुझसे कहती हैं कि तुझे शर्म नहीं आ रही, अपने चाचा के ऊपर साइकिल गिरता हुआ देखकर भी तू हंस रहा है, लेकिन तू तो हंसेगा ही, तू कौन सा हमारा असली खून है। अब दादी के मुंह से यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर थोड़ी बहुत उदासी आ जाती है और मैं काफी ज्यादा मायूस हो जाता हूं, लेकिन तभी मेरी मां मुझे आंखों से शांत रहने का इशारा करती है और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है। अपनी मां के चेहरे पर वह मुस्कुराहट देखकर मेरा मन फिर से खिल उठता है, लेकिन उस वक्त नील को सच में चोट लग गई थी और उसके एक पैर के घुटने से काफी ज्यादा खून बह रहा था। इस चीज को देखकर मेरी दादी गुस्से में मेरी तरफ आती है और मुझे एक चाटा मार देती है। इसके बाद वह मेरा कान पकड़कर मुझसे कहती हैं कि इस मनहूस साइकिल को अभी की अभी इस घर से बाहर फेंक कर आ। अब ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने इससे पहले मुझे नहीं मारा था, लेकिन इस बार जब उन्होंने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा तो वह थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं बल्कि मेरे दिल पर लगा था और उस चीज का मुझे बहुत बुरा लगा कि उन्होंने मुझे इस तरह से सबके सामने थप्पड़ मार दिया। शायद यह सब काल विनाशक की संगति और उसकी शक्ति का ही मुझ पर असर था कि पहली बार मैंने तमाशासुर की तरफ देखा और मन ही मन में यह कहा, काश इस दादी को मैं जान से मार सकता तो कितना अच्छा होता। हमेशा हमेशा के लिए ही इस बुढ़िया से मेरा पीछा छूट जाता। जब से इस घर में आया हूं तब से इसने मुझे परेशान करके रखा है। अब वो सब कुछ होने के बाद दिन पूरी तरीके से ढल गया था। शाम का साया धीरे धीरे रात के सन्नाटे में बदल रहा था, लेकिन उस वक्त मैं इस बात से अनजान था कि अगला पल मेरे लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला है और आगे चलकर पता नहीं वह मेरे लिए क्या ले आए। उस वक्त तक मैं तो अपनी कही हुई बात को भूल चुका था, लेकिन शायद काल विनाशक कुछ नहीं भूला था, क्योंकि काल विनाशक किसी भी बात को भूलता नहीं है। तो अब आगे ऐसा क्या होने वाला था जिसका डर उस वक्त मुझे मेरे मन में सता रहा था? क्या सच में आगे चलकर मेरी दादी के साथ कुछ होने वाला था? क्या सच में काल विनाशक कुछ ऐसा करने वाला था जो उस वक्त मैंने मेरे मन में सोचा था? आगे चलकर यह कहानी ऐसा कौन सा मोड़ लेने वाली थी जिसकी वजह से यह कहानी अब खून खराबे में बदलने वाली थी? तो इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक आप कमेंट करके मुझे यह बताना कि कहानी का यह दूसरा पार्ट आप लोगों को कैसा लगा।